हेलो गाइस, मैं सेल्फ ऐश्वर्या नागर। एंड हमने लास्ट वीडियो में जो MPLRC है वो सेक्शन 10 तक पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 11 से। ओके, सो चैप्टर 3 है जो स्टार्ट होता है, जिसका नाम है रिवेन्यू ऑफिसर्स, देयर क्लासेस एंड देयर पावर्स। ठीक है, सेक्शन 11 बताता है रिवेन्यू ऑफिसर्स के बारे में कि कौन कौन से रिवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं हमारे MPLRC में। ठीक है, जो रिवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनके नेम दिए हुए हैं, ये पूरी यहाँ पे लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन से रिवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, और ये पूरी सीक्वेंस में दी हुई है। मतलब सबसे बड़ा कौन सा होता है? प्रिंसिपल रिवेन्यू कमिश्नर होता है। फिर उसके नीचे होता है कमिश्नर। वैसे सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे फिर आता है प्रिंसिपल रिवेन्यू कमिश्नर, फिर उसके बाद कमिश्नर, फिर एडिशनल कमिश्नर, फिर कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स, फिर एडिशनल कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स। ये यहाँ तक कहाँ हो गए? ये सब डिवीजन में आते हैं। फिर यहाँ से फिर जो कलेक्टर है वो सब कहाँ पे आते हैं? डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। डिस्ट्रिक्ट में आते हैं कलेक्टर। कलेक्टर हो गया, एडिशनल कलेक्टर हो गया, डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर, डिप्यूटी सर्वे ऑफिसर, असिस्टेंट कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर, डिप्यूटी कलेक्टर। ये सब कहाँ पे आते हैं? डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। जितने भी जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट में, वो सब किसके सबऑर्डिनेट आएंगे? कलेक्टर में, कलेक्टर के सबऑर्डिनेट। जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो कहाँ पे? डिवीजन में, वो किसके सबऑर्डिनेट आएंगे? प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर या कमिश्नर के। ठीक है, और इसके बाद तहसीलदार से स्टार्ट होता है, ये ब्लॉक से है। ठीक है, तहसीलदार हुआ, एडिशनल तहसीलदार हुआ, असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर हुआ, सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स है, नायब तहसीलदार है, और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड है। ये सारे हो गए ब्लॉक में। ठीक है, ये पूरी थी हमारी रेवेन्यू ऑफिसर और उनकी क्लासेस और उनकी पावर्स। अब सेक्शन 12 क्या बताता है कि कंट्रोल ओवर रेवेन्यू ऑफिसर्स, कि जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो किसके कंट्रोल में होंगे? स्टेट गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट होंगे सारे रेवेन्यू ऑफिसर्स। अब जो सेकंड है ये बताता है कि ऑल रेवेन्यू ऑफिसर्स ना डिवीजन शैल बी सबऑर्डिनेट टू कमिश्नर। ठीक है, सारे जो अपन ने 11 में पढ़े थे, जो भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे? कमिश्नर के सबऑर्डिनेट। ठीक है, और फर्स्ट में क्या था कि जितने भी वो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो किसके सबऑर्डिनेट में होंगे? स्टेट गवर्नमेंट के। सारे जितने हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट। उसके बाद जो कमिश्नर से नीचे के जितने भी हैं वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे? डिवीजन में कमिश्नर के। थर्ड बताता है कि अंडर द स्टेट गवर्नमेंट अदरवाइज डायरेक्ट ऑल द रेवेन्यू ऑफिसर इन डिस्ट्रिक्ट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द कलेक्टर। मतलब कि ये बताता है कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं कर देता, जितने भी जो वो है ना हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स, वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे? कलेक्टर की सबऑर्डिनेट। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये सेक्शन 12 बताता था। नाउ कमिंग इनटू सेक्शन 13। सेक्शन 13 इंपॉर्टेंट है। इसमें पावर दी गई है। काय की पावर दी गई है? पावर टू एल्टर, क्रिएट और अबॉलिश डिविजन्स, डिस्ट्रिक्ट, सब डिविजन्स एंड तहसील्स। ठीक है, ये पावर दी गई है। फर्स्ट इसमें बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर होगी? वो डिविजन्स बना सकता है ना, या फिर उन कंप्राइज ऑफ सच डिस्ट्रिक्ट एज इट डीम फिट। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बस 2-3 डिस्ट्रिक्ट को कंप्राइज करके वो एक डिवीजन बना सकता है। ठीक है, या इट में एज डीम फिट, या फिर वो अबॉलिश कर सकता है, उनकी लिमिट को चेंज कर सकता है, एल्टर कर सकता है डिवीजन की लिमिट को, या फिर एकदम खत्म कर सकता है। ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। क्या पावर है? कि राज्य सरकार सारे संभागों का सृजन कर सकेगी, सारे वो बनाएगी डिविजन्स। ठीक है, और जिनमें वो जिले समाविष्ट होंगे, डिविजन्स के अंदर क्या क्या होगी? डिस्ट्रिक्ट्स होंगी, जिन्हें वो ठीक समझे ऐसे संभागों को समाप्त कर सकेगी, अबॉलिश कर सकेगी, या उनकी सीमाओं में उनके लिमिट्स को एल्टर, परिवर्तन कर सकेगी। ठीक है, ये बताता है 13 का 1। देन सेकंड जो है वो क्या बताता है? सेकंड क्या बताता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, वो किसी भी जिले या उपखंड या तहसील की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। कोई भी डिस्ट्रिक्ट हुआ, सब डिवीजन हुआ, या फिर तहसील हुआ, उनकी जो लिमिट्स है उसको एल्टर कर सकेगी, या फिर वो न्यू जो जिले हैं, उपखंड या तहसील, न्यू जो डिस्ट्रिक्ट है, सब डिवीजन है या तहसील है, उनका सृजन कर सकेगी, या फिर जो ऑलरेडी विद्यमान जो जिले थे, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग थे, या तो जिले हुए या उपखंड हुए या तहसील हुए, उनको समाप्त कर सकेगी। तो ये सेकंड में बताया था। थर्ड बताता है कि जो राज्य सरकार है वो किसी भी संभाग या उपखंड या तहसील की सीमाओं में वो परिवर्तन करने या नवीन सृजन करने, या फिर वो विद्यमान जो जिलों हैं उनमें उनको समाप्त करने में, या वो मतलब इनमें कोई भी चेंजेस करना चाहे तो उससे पहले वो क्या करेगी? ऑब्जेक्शंस को इनवाइट करेगी, कि और लोगों की जितनी भी ऑब्जेक्शंस है इसको लेके, तो उनको इनवाइट करेगी अपने आदेश पारित करने से पहले, और प्रस्तावित पे अपनी आपत्तियां जो हैं वो उस पर विचार करेगी। जितनी भी लोगों ने अपने ऑब्जेक्शन दिए थे कि हमें नहीं करना ये, या ये चेंजेस हैं, ये चेंजेस हैं, हमें से सेटिस्फाई नहीं है, हमारे ऑब्जेक्शन है, तो उनकी जितनी भी आपत्तियां ऑब्जेक्शन है उनको आमंत्रित करेगी, इनवाइट करेगी, और उस पर कुछ विचार करेगी। यदि उन लोगों के कोई भी ऑब्जेक्शन है, फिर जो भी उनको सही लगेगा वो डिसीजन पास करेगा।
ठीक है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट की पावर थी 13 में। नाउ 13A क्या बताता है कि प्रिंसिपल अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर एंड हिज पावर्स एंड ड्यूटीज। जो प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर है उसका कैसा अपॉइंटमेंट होगा, उसकी पावर्स और उसकी ड्यूटीज क्या है। तो स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन द्वारा उसको अपॉइंट करेगा प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर को, और वो क्या एक्सरसाइज करेगा, वो पावर्स या वो परफॉर्म करेगा वो ड्यूटीज जो भी उसको स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करेगा कि आपको ये कार्य करना है, ये ड्यूटीज करनी है। तो वो जो प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर है वो अपनी जो पावर है वो एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, ये 13A में बताया था। नाउ 14 पढ़ते हैं हम आप। 14 क्या बताता है कि पावर टू अपॉइंट कमिश्नर ऑफ डिविजन्स। जो जैसे हमें पता है कि जो कलेक्टर है वो डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट होता है, तो जो कमिश्नर है वो डिवीजन में अपॉइंट होगा। तो किसके पास पावर है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन द्वारा हर एक मतलब डिवीजन में कमिश्नर को अपॉइंट करेगी। ठीक है, और जो कमिश्नर है वो अपनी पावर एक्सरसाइज करेगा या अपनी जो भी ड्यूटी है वो डिस्चार्ज करेगा। कहाँ कहाँ दी रहेंगी उसकी ड्यूटियां, या तो इस कोड में दी है या कोई अन्य अदर इनेक्टमेंट है वहां पे उसकी ड्यूटी दी है तो वो डिस्चार्ज करेगा। ठीक है, सेकंड बताया गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जैसे उसने इम्पोज किया नोटिफिकेशन द्वारा अगर कि ये वर्क तुम्हें करने हैं, कमिश्नर को असाइन किया, तो उनके साथ वो जो स्टेट गवर्नमेंट है कुछ कंडीशंस भी लगा सकता है जो उसको सही लगे। ठीक है, तो कमिश्नर एनी ऑफ द पावर्स और फंक्शंस असाइन टू द स्टेट गवर्नमेंट बाय और अंडर एनी अदर इनेक्टमेंट फॉर द टाइमिंग बीइंग इन फोर्स। या तो इस एक्ट में मतलब या तो स्टेट गवर्नमेंट लगाए नोटिफिकेशन द्वारा या कोई अदर एक्ट में दी गई है तो वहां पे वो कंडीशंस, तो वो कंडीशंस जो है वो भी इम्पोज कर सकता है। ठीक है, अब 15 जो है ये क्या बताता है, पावर टू अपॉइंट एडिशनल कमिश्नर। जो स्टेट गवर्नमेंट है वही अपॉइंट करेगी वन या मोर एडिशनल कमिश्नर। कहाँ पे, एक डिवीजन में। ठीक है, एडिशनल कमिश्नर जो है वो अपनी पावर और ड्यूटी एक्सरसाइज करेगा। जो कमिश्नर्स को जो है कमिश्नर्स को इम्पोज करेगा तो वो एडिशनल कमिश्नर को काम करना पड़ेगा। या तो कमिश्नर इसको इम्पोज करे या फिर इस कोड में दिया गया है कि इसको ये काम करना है, या कोई अदर इनेक्टमेंट में दिया है फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या इस केस या इस क्लास ऑफ केसेस के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट अपने जनरल ऑर्डर से नोटिफिकेशन दे, है ना। तो कमिश्नर ऑफ द डिवीजन में सब्जेक्ट टू जनरल और स्पेशल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय स्टेट गवर्नमेंट और बाय ऑर्डर इन राइटिंग। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट दे अपने जनरल या स्पेशल ऑर्डर से नोटिफाई करे कि इसको जो जो एक्सरसाइज करनी है पावर्स फंक्शंस उसको एडिशनल कमिश्नर को, वो एडिशनल कमिश्नर करेगा। जो कमिश्नर जिसको देगा इम्पोज करेगा वो भी एडिशनल कमिश्नर वो पावर ड्यूटीज एक्सरसाइज करेगा। थर्ड क्या बताता है कि जो या तो इस कोड में या फिर जो कोई अदर इनेक्टमेंट है फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स उसमें, या कोई भी रूल बनाए गए इस कोड में या दूसरे इनेक्टमेंट में, ठीक है, अगर एक्सप्रेसली डिक्लेयर नहीं किया गया हो तो जो भी वर्क वो करेगा एडिशनल कमिश्नर, तो ये माना जाएगा कि जो सबसेक्शन 2 में जो एडिशनल कमिश्नर वर्क कर रहा था 15 के 2 में, ऐसा माना जाएगा कि वो कमिश्नर है डिवीजन का और वो वर्क कर रहा है। ठीक है, अब ये तो था 15 का थर्ड। नाउ 16 पढ़ते हैं। तो 16 बताई गई पावर टू अपॉइंट अ कलेक्टर। ठीक है, सो द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इन ईच डिस्ट्रिक्ट अ कलेक्टर हु शैल एक्सरसाइज द पावर्स एंड फंक्शंस एंड डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज conferred and imposed on a collector by or under this code or under any other enactment for the time being in force. So this is the section 16 की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट करेगा। कलेक्टर जो है अपनी पावर और ड्यूटी डिस्चार्ज करेगा, या तो इस कोड में दी गई होंगी कि इसको ये फंक्शंस डिस्चार्ज करने हैं या ये ड्यूटीज करनी है, या कोई एनी अदर इनेक्टमेंट में दिया होगा तो वो कलेक्टर एक्सरसाइज करेगा। अब जो सेक्शन 17 है ये बताता है कि पावर टू अपॉइंट एडिशनल कलेक्टर्स। तो जो वही है स्टेट गवर्नमेंट एक या एक से ज्यादा एडिशनल कलेक्टर एक डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट करेगा। सेकेंड है कि जो एडिशनल कलेक्टर है वही अपनी पावर और ड्यूटी डिस्चार्ज करेगा जो इसको कलेक्टर देगा, या फिर इस कोड में दी गई होंगी या कोई अदर इनेक्टमेंट में दी गई होंगी, वो एक्सरसाइज करेगा एडिशनल कलेक्टर अपनी ड्यूटीज। ठीक है, वो भी उस केसेस के लिए क्लास ऑफ केसेस के लिए जो भी स्टेट गवर्नमेंट बताए कि इन सब्जेक्ट पे ये कर सकता है अपनी ड्यूटीज एक्सरसाइज, तो उस पर करेगा। वो भी स्टेट गवर्नमेंट अपने जनरल ऑर्डर से नोटिफाई करेगा कलेक्टर को, या फिर कुछ जनरल और स्पेशल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है स्टेट गवर्नमेंट राइटिंग में कलेक्टर के लिए, इसको क्या क्या वर्क करना है क्या क्या नहीं करना। ठीक है, या फिर इस कोड में दिया गया है जो वर्क या नहीं अदर इनेक्टमेंट में दिया गया है वो करेगा। ओके, नाउ थर्ड क्या बताता है कि दिस कोड एंड एवरी अदर इनेक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एनी रूल मेड अंडर दिस कोड और एनी अदर इनेक्टमेंट्स एक्सप्रेस वेयर एक्सप्रेसली डायरेक्टेड अदरवाइज अप्लाई टू द एडिशनल कलेक्टर व्हेन एक्सरसाइजिंग पावर। वही इस कोड में एनी अदर इनेक्टमेंट में या जो सबसेक्शन अभी 17 के 2 में जो वर्क कर रहा था ना एडिशनल कलेक्टर, तो यही माना जाएगा कि वो कलेक्टर के रूप में मतलब कलेक्टर ही वर्क कर रहा है, ऐसा माना जाएगा उसको। ठीक है, जैसे वो डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है। अब जो 18 है वो बताता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ पावर ऑफ अब असिस्टेंट कलेक्टर, ज्वाइंट कलेक्टर,
डिप्यूटी कलेक्टर, तीनों की अपॉइंटमेंट और पावर के बारे में बताया गया है। वो ये स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है उनको हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और कितने भी कर सकता है जैसे इसको सही लगे। एक असिस्टेंट कलेक्टर जो भी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का, सेकंड पे जॉइंट कलेक्टर, थर्ड पे डिप्यूटी कलेक्टर, जो एक्सरसाइज करेंगे अपनी पावर्स जो भी स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन द्वारा उनको डायरेक्ट करेगी। 19 में बताया गया है तहसीलदार का अपॉइंटमेंट एडिशनल तहसीलदार है, नायब तहसीलदार का। तो स्टेट गवर्नमेंट है जो, तो स्टेट गवर्नमेंट है वही जो अपॉइंट करेगी हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए कितने भी पर्सन जो उसको सही लगे, तहसीलदार के रूप में, एडिशनल तहसीलदार के या नायब तहसीलदार के रूप में। हु शैल एक्सरसाइज देयर पावर्स, देयर इन द पावर्स एंड परफॉर्म देयर ड्यूटीज कन्फर्ड or imposed on them by this code under any other enactment for the time being in force। ठीक है। सेकंड says that the collector may place तहसीलदार in charge of a district। कलेक्टर जो है वो तहसीलदार को प्लेस करेगा। तहसीलदार को अपॉइंट कौन कर रहा था? स्टेट गवर्नमेंट। उसको प्लेस कौन करेगा? कलेक्टर। ठीक है। कलेक्टर उसको बताएगा कि उसको कहाँ किस जगह उसको प्लेस करना है, वो कलेक्टर करेगा। ठीक है। अब जो तहसीलदार है वो अपनी पावर और ड्यूटी एक्सरसाइज करेगा, वो तो या तो इस कोड में दिए रहेंगे या एनी अदर एनैक्टमेंट में दिए रहेंगे। थर्ड सेज दैट जो कलेक्टर है वो प्लेस कर सकता है एक या एक से ज्यादा तहसीलदार को या नायब तहसीलदार को एक तहसील में, और जो नायब तहसीलदार एडिशनल तहसीलदार है वो अपनी जो पावर्स हैं वो डिस्चार्ज करेंगे, अपनी जो ड्यूटीज है वो परफॉर्म करेंगे। वही इस कोड में लिखा रहेगा या दूसरे कोड में जो भी लिखी हुई है वो एक्सरसाइज करेगा। ठीक है। एज अ कलेक्टर में बाय, और या फिर कलेक्टर जो भी उनको ऑर्डर देगा राइटिंग में, वो ड्यूटीज उनको करनी पड़ेंगी। किस किस को? एडिशनल तहसीलदार और नायब तहसीलदार को। अब सेक्शन 20 बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा ईच डिस्ट्रिक्ट्स में कितने ही पर्सन जो उसको सही लगे, सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड या फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड के रूप में। ठीक है। सेकंड बताया गया सुपरिटेंडेंट और जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड है वो एक्सरसाइज करेगा अपनी पावर और या फिर डिस्चार्ज करेगा, परफॉर्म करेगा अपनी ड्यूटीज। वो भी उनको कहाँ? इस कोड में दिए होंगी या फिर कोई अदर इनैक्टमेंट में दी हुई कि आपको ये कार्य करने हैं, वो कार्य वो करेगा। ठीक है। तो यहाँ आज मैंने समझा दिया आपको सेक्शन 11 से 20 तक MPLRC। अब आपको इनमें कुछ भी क्वेरीज हो देन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच।